नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम पशुपालन टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी में सीरीज नंबर 12 के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो पर। पशुपालन टेस्ट सीरीज भाग 12, इसमें हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बाहमान नाम से प्रसिद्ध नस्ल किस पशु की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेड़, गाय, भैंस या बकरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाहमान नाम से प्रसिद्ध जो नस्ल है वो है गाय की। गाय की एक नस्ल है जिसका नाम है गिर। गिर नस्ल का ही अन्य नाम है बाहमान। ठीक है, इसके अलावा जो गिर गाय है इसको डेक्कन, रेंडी, सुरती आदि नामों से भी जाना जाता है। और गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात का गिर का जंगल और काठियावाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग। और गिर गाय का ही अन्य नाम है बाहमान। और जो गिर गाय है वो राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और भीलवाड़ा। और ये एक दुधारू नस्ल है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊँटनी कितने वर्ष में गर्भधारण के लिए सक्षम हो जाती है? 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष या 5 से 6 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो ऊँटनी है वो गर्भधारण के लिए 3 से 4 वर्ष में तैयार हो जाती है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि जो ऊँटनी है उसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो ऊँटनी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 390 दिन से 410 दिन का। और ऊँटनी की यौवनावस्था, अगर ये पूछ लिया जाए कि ऊँटनी की जो यौवनावस्था है वो कब से चालू हो जाती है, तो वो हो जाती है 30 से 60 माह। 30 से 60 माह या 4 से 5 वर्ष की उम्र होती है, वो ऊँटनी की यौवनावस्था की उम्र होती है। 4 से 5 वर्ष की जो उम्र होती है वो ऊँटनी के यौवनावस्था की होती है, या हम इसको कह सकते हैं 30 से 60 महीने। और जो ऊँटनी है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में गर्भ धारण करने के लिए सक्षम हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वसा की मात्रा किस भैंस के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी भैंस है? बदावरी, मेहसाना, सुरती या मुर्रा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बदावरी नस्ल कहां पर पाई जाती है सर्वाधिक? ये पाई जाती है यूपी के आगरा। यूपी के आगरा के आसपास पाई जाने वाली जो बदावरी नस्ल है उस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। अगर किसी को घी उत्पादन की दृष्टि से भैंस को पालना है तो उसे बदावरी नस्ल की भैंस को खरीदना चाहिए। बदावरी जो भैंस है इसकी हम शारीरिक विशेषता की बात करें तो बदावरी भैंस है, इसका जो शरीर होता है वो तांबे के समान इसका रंग होता है। ठीक है, तांबे के समान इसका रंग होता है। और ये जो भैंस है वो पीछे से चौड़ी होती है लेकिन आगे से पतली होती है, मतलब त्रिकोणाकार होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सर्वाधिक वसा पाई जाती है किसमें? बदावरी भैंस में। और कितनी पाई जाती है? तो 13% वसा पाई जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान में ये कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यूपी से टच कौन सा एरिया है? तो हमारा धौलपुर हो गया, भरतपुर हो गया और डीग हो गया। इन जिलों में ये पाई जाती है सर्वाधिक बदावरी नस्ल की भैंस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेनबुलेट नस्ल का मेरिनो व चोकला नस्ल की भेड़ के संकरण से विकसित नस्ल कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालपुरा, अविकालीन, अविवस्त्र या ए व बी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब रेनबुलेट नस्ल की मेरिनो भेड़ और चोकला नस्ल, चोकला पाई जाती है हमारे राजस्थान में। राजस्थान के शेखावटी एरिया की चोकला और मेरिनो जो कि स्पेन की है, इन दोनों के संकरण से जो संतति उत्पन्न हुई वो हुई अविवस्त्र। और अविवस्त्र इसको किसने उत्पन्न किया? तो इसको उत्पन्न किया CSWRI, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था, जो कहां पर स्थित है वर्तमान में? टोंक जिले में, टोंक के मालपुरा तहसील में। ठीक है, इन्होंने विकसित की है अविवस्त्र भेड़ मेरिनो और चोकला के संकरण द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बकरी की टोगनबर्ग नस्ल को किस हेतु पालते हैं? क्यों पालते हैं? मांस हेतु, दूध हेतु, मोहरे हेतु या पश्मीना हेतु? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो बकरी की टोगनबर्ग नस्ल है वो बकरी की दुधारू नस्ल है, जो कितना दूध दे देती है? तो दिन में 5 से 6 लीटर दूध दे देती है। और ये विदेशी नस्ल है। और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनके जो नर होते हैं ये सिंग रहित होते हैं। मादा में तो सिंग होते हैं लेकिन जो नर होते हैं इसमें सिंग नहीं पाए जाते। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और टोगनबर्ग जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलस अफ्रीका, कैमेलस ऑक्स, कैमेलस डेजर्टियस या कैमेलस ड्रोमेडेरियस? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है इसमें से कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, और ये कौन सा ऊंट है? तो ये ऊंट है एक कुबड़ वाला और इसको कहते हैं अरेबियन ऊंट। क्या कहते हैं? अरेबियन ऊंट।
एक कुबड़ वाला ऊँट है और इसको कहा जाता है अरेबियन ऊँट, जो पाया जाता है हमारे भारत में पाया जाता है। इसके अलावा ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये बात हो गई एक कुबड़ वाले ऊँट की। अगर हम बात करें दो कुबड़ वाला ऊँट, ये एक कुबड़ वाला ऊँट हो गया अरेबियन, और दो कुबड़ वाला ऊँट होता है बैक्ट्रेनस, जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये होता है एशियाटिक नस्ल, मतलब एशियन नस्ल, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली नस्ल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुअरी में मधचक्र कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है? 21 दिन, 15 दिन, 25 दिन या 28 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सुअरी में मधचक्र होता है 21 दिन का। अगर ये पूछ लिया जाए कि सुअरी में मधकाल कितने दिनों का होता है, मधकाल कितने दिनों का होता है, तो वो होता है 2 से 3 दिनों का। सुअरी में जो मधकाल होता है वो 2 से 3 दिनों का होता है, और मधचक्र होता है 21 दिनों का। अगर ये पूछ लिया जाए कि संभोग की क्रिया क्या कहलाती है सुअरी में, तो ये कहलाती है कपलिंग। संभोग की क्रिया कपलिंग कहलाती है। और जो सुअरी है, प्रथम बार जो ब्याने की इसकी उम्र होती है वो होती है इसकी 10 से 16 माह। कितनी होती है? 10 से 16 माह में ये प्रथम बार ब्याती है। और इसके यौवनावस्था की जो उम्र होती है, यौवनारंभ कब से होता है? तो 6 माह से हो जाता है, और 6 से 12 माह इसके यौवनावस्था की उम्र होती है। किसकी? सुअरी की होती है। तो सुअरी में मधचक्र कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 21 दिनों का, और मधकाल होता है 2 से 3 दिनों का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1943 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा भैंस का बच्चा कहां पर पैदा किया गया था? तो हमारे भारत में कहां पर पैदा किया गया था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के उत्तर प्रदेश में 1943 में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान कर भैंस का बच्चा पैदा किया गया था। और यूपी में भी कहां पर? तो यूपी में इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थाइंग के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए या क्या होता है? 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 37 डिग्री सेल्सियस थाइंग के लिए आदर्श तापमान होना चाहिए। और थाइंग क्या है? जब हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे पहले जो वीर्य है उसको सामान्य ताप पर लाना। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले जो वीर्य है इसको सामान्य तापमान पर लाना या तरल अवस्था में लाना, क्या कहलाता है? तो थाइंग कहलाता है। और कब लाया जाता है इसको? कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राज्य के किस जिले में सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए लैब स्थापना की घोषणा की गई थी? तो कहां पर की गई थी? राजस्थान में, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर या उदयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमेन के उत्पादन के लिए लैब की स्थापना की घोषणा की गई थी। वो की गई थी जयपुर ग्रामीण में, की गई थी बस्सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस दूध के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A1, A4, A2 या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा A1 जो दूध है इससे सर्वाधिक दुष्प्रभाव पड़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर। A2 से भी पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? क्योंकि A1 और A2 जो दूध है इसमें केसिन पाया जाता है। और कौन सा केसिन पाया जाता है? बीटा केसिन। A1 बीटा केसिन पाया जाता है A1 दूध में, और A2 बीटा केसिन पाया जाता है A2 दूध में। तो A1 तो है सबसे ज्यादा हानिकारक। इससे क्या क्या होता है? मस्तिष्क से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, उसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऑटिज्म की समस्या होती है, इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि दुष्प्रभाव होते हैं A1 से। उसी के साथ ही जो A2 है उससे दिल की बीमारी होती है, लेकिन जो A1 दूध है उससे सर्वाधिक बीमारियां होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मटन, बीफ, पोर्क या चेवन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सुअर का मांस कहलाता है पोर्क, मटन कहलाता है किसका? भेड़ का मांस, बीफ कहलाता है गाय का मांस, चेवन कहलाता है बकरी का मांस। इसके अलावा हम देखें, हिरण का मांस कहलाता है वेनिसन, भैंस का मांस क्या कहलाता है? तो बफन या बुफेन, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? तो चिकन। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एगमार्क नियम के अनुसार एक छोटे आकार की मुर्गी के अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? तो कितना होता है? 25 से 30 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 38 से 44 ग्राम या 50 से 55 ग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एगमार्क नियम के अनुसार जो एक छोटी मुर्गी होती है उसके जो अंडे का वजन होता है वो 38 से 44 ग्राम होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की जननी कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विल्मर स्टील, जॉन गुलर, जेम्स हर्बर या जॉन फ्लूम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
विल्मर स्टील है वो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की जननी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैम्बिंग, सर्विंग, हैचिंग या कीडिंग। तो जो मुर्गी में मैथुन की क्रिया होती है उसको कहा जाता है सर्विंग या सर्विसिंग। इसके अलावा जो सर्विंग है वो किस किस की मैथुन की क्रिया है? तो गाय और भैंस की मैथुन की क्रिया, इसको भी कहा जाता है सर्विंग। इसके अलावा बकरी, गाय, भैंस और मुर्गी, इन चारों की जो मैथुन की क्रिया है इसको कहा जाता है सर्विंग। इसके बाद हम बात करें भेड़ की। बकरी की तो हो गई सर्विंग, लेकिन भेड़ की होती है टपिंग। क्या कहलाती है? टपिंग। सुअर की क्या कहलाती है? कपलिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो लैम्बिंग है, लैम्बिंग की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये है भेड़ से संबंधित। और भेड़ में लैम्बिंग की क्रिया क्या कहलाती है? बच्चे पैदा करने की या प्रसव की जो क्रिया होती है भेड़ में, इसको कहा जाता है लैम्बिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 2, 5 या 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कार्बोहाइड्रेट है इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो होते हैं गुलनशील और एक होते हैं अगुलनशील। गुलनशील के अंदर आते हैं मक्का, बाजरा, गेहूं। ठीक है, ये हो गए गुलनशील। और अगुलनशील में कौन से आते हैं? तो अगुलनशील कार्बोहाइड्रेट या अगुलनशील कार्बोहाइड्रेट शर्करा, ये आते हैं रेशेदार कार्बोहाइड्रेट। रेशेदार कौन से हो जाएंगे? रेशेदार हो जाएंगे चावल का छिलका हो गया, उसके अलावा गेहूं का चापड़ हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को कौन सी अवस्था में काटा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाना बन जाने पर, फसल पक जाने पर, फूल आने पर या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी। फूल आने पर साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल को काट लिया जाता है। किसकी फसल को? ज्वार की फसल को काटा जाता है फूल आने की अवस्था में, जब हमको साइलेज बनाना होता है। साइलेज मतलब गीला चारा या हरा चारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 माह की गर्भित गाय को कितने किलोग्राम चारा देना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलो, 10 किलो, 12 किलो या 15 किलो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 5 माह की जो गर्भित गाय है इसको 10 किलोग्राम चारा देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, अगर 5 से ऊपर हो जाते हैं गाय के महीने, जैसे कि 6 है या 6, 7, 8 और 9, ये 4 महीने होते हैं इसके ऊपर, तो उस टाइम पर जो गाय है इसको दिया जाता है 25 किलोग्राम चारा। कितना दिया जाता है? 25 किलोग्राम चारा दिया जाता है अगर 5 से ऊपर मंथ चल रहे हैं इसके गर्भावस्था के। और अगर 1 से 5 माह की उम्र है, इस बीच में इसको 10 किलोग्राम चारा दिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोत्तम हे का प्रकार है? दलहनी है, मिश्रित है, अदलहनी है या अनाज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दलहनी है जो होती है वो सर्वोत्तम है। और हे क्या कहलाता है? तो हे कहलाता है सूखा चारा। सूखे चारे को परिरक्षित करना कहलाता है हे। और हे भी कौन सा अच्छा होता है? तो दलहनी है अच्छा होता है। और दलहनी हे के लिए प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं मटर, लोबिया और रिजिका। ये प्रमुख फसलें हैं दलहनी है बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किंकर किस वृक्ष का प्रचलित नाम है? नीम, खेजड़ी, बरगद या विलायती बबूल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विलायती बबूल को ही किंकर के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें विलायती बबूल की, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो साल भर हरा भरा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो प्लांट है वो मरुद्भिद प्लांट है। मरु मतलब रेगिस्तानी एरिया में उगने वाला प्लांट है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसकी जड़ें होती है बहुत गहरी होती हैं, जिससे अंदर के पानी को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और विलायती बबूल है, इसी को किंकर के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि विलायती बबूल का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है, तो विलायती बबूल का बॉटनिकल नेम है प्रोसेपिस जूलीफ्लोरा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस रोग को अति उग्र रोग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा रोग है वो? गलगोंटू, एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस या लंगड़ा बुखार? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंथ्रेक्स जो रोग है वो अति उग्र रोग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये एक मात्र ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है। अति उग्र रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पशु की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। और ये सर्वाधिक किस में फैलता है? तो ये फैलता है सर्वाधिक भेड़ों में। भेड़ों में फैलने वाला सबसे प्रमुख रोग है एंथ्रेक्स रोग, और इसको कहा जाता है वूल शॉर्टर डिजीज। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ ही ये जो रोग है वो फैलता है जीवाणु से। इसमें जो रोगी पशु है इसके मुंह, नाक, गुदा से झागदार काला खून निकलने लग जाता है। इसके बाद इसमें दांतों से किट किट की आवाज आने लग जाती है और इसमें खूनी दस्त लगते हैं। और इसमें जो पशु का टेम्परेचर है वो 105 से 106 डिग्री
फ़ारेनहाइट हो जाता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो गाय का और भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें भेड़ का तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट भेड़ का होता है, ठीक है। तो भेड़ में भी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। इसीलिए इसको जो एंथ्रेक्स रोग है इसको कहा जाता है अति उग्र रोग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ बकरियों में एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज का टीका किस माह में लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। भेड़ और बकरियों में एफएमडी जो रोग है इसका टीका लगाया जाता है फरवरी में। एफएमडी कौन सा रोग है? खुरपका मुंह पका। फुट एंड माउथ डिसीज मतलब खुरपका, एक तो खुर के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, मुंह के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, जीबान के ऊपर, होंठ के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें पशु जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से लार टपकाता है और खाना पीना भी बंद कर देता है। और जो भेड़ बकरियां हैं इसमें इसका टीका लगाया जाता है फरवरी माह में। और साल में जो खुरपका मुंह पका रोग है इसका टीका लगाया जाता है 1 साल में 2 बार, मतलब प्रति 6 माह में 1 बार इसका टीका लगाया जाता है। और जो पशु है वो जन्म लेने के बाद जब 6 माह का हो जाता है तब पहला टीका लगाया जाता है, किसका? एफएमडी वैक्सीन का। कब लगाया जाता है? फरवरी माह में, ठीक है। और 1 वर्ष में 2 बार ये टीका लगाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत दूध का उत्पादन भारत में होता है? 17%, 16%, 15% या 27%? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संपूर्ण विश्व का 16% जो दूध का उत्पादन होता है वो ओनली भारत से होता है। आपको पता ही होगा कि भारत का विश्व में पहला स्थान है किसमें? दूध उत्पादन की दृष्टि से। अगर हम बात करें भारत की तो भारत में जो दूध उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है वो है राजस्थान का। वर्तमान में राजस्थान का है, पहले यूपी का था, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर है यूपी। कौन सी पशुगणना के अनुसार? तो 2019 की पशुगणना के अनुसार। और 2012 की पशुगणना के अनुसार हम बात करें तो पहला स्थान यूपी का था, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान का पहला स्थान है दूध उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से आहार नाल का परजीवी नहीं है, कौन सा नहीं है? हिमोनकोसिस, ऑस्ट्रेटाजियोसिस, फीताकृमि या ऑक्सीयूरेसिस? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो फीताकृमि है वो आहार नाल का परजीवी नहीं है। इसके अलावा इनके अन्य नाम भी हैं, या इसको हम कह सकते हैं उपनाम। तो हिमोनकोसिस है, इसको कहा जाता है वायर वर्म। ऑस्ट्रेटायोजिस है, इसको कहा जाता है पीन वर्म। और जो फीताकृमि है इसको कहा जाता है टैप वर्म। और जो ऑक्सीयूरेसिस है ये गुदा के आसपास पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऊंट में चर्वण दांतों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऊंट में चर्वण दांतों की संख्या होती है 12, जिसमें से 6 दांत ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं, ऊपरी वाले, और 6 दांत पाए जाते हैं निचले जबड़े में। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्तन दांतों की संख्या ऊंट में कितनी होती है तो कर्तन दांतों की संख्या होती है 8। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कील दांतों की संख्या ऊंट में कितनी होती है तो ऊंट में कील दांतों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो ऊंट में चर्वण दांतों की संख्या होती है 12, जिसमें 6 ऊपर पाए जाते हैं, 6 नीचे पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा देश समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने वाला देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चीन ऐसा देश है जो समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशु की आंखें चमकीली हो, चमड़ी नर्म हो, सींग छोटे व नुकीले हो, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम पशु खरीदते हैं। इसके अलावा पशु की आंखें चमकीली होनी चाहिए। अगर पशु की आंखें चमकीली नहीं है और निंद्रालु है, आंखों के चारों तरफ काले घेरे हैं, तो इसको हमको नहीं खरीदना है। इसके अलावा हम बात करें चमड़ी नर्म हो और खींची हुई हो, इसी के साथ ही चमकीली हो, ऐसे पशु को हमको खरीदना है। अगर इसकी चमड़ी लटकी हुई हो और झुर्रीदार हो तो हमको पशु को नहीं खरीदना है। उसके बाद हम बात करें सींग छोटे व नुकीले होने चाहिए। अगर सींग छोटे व नुकीले हैं और चमकदार हैं तो हमको पशु को खरीदना है। अगर बड़े सींग वाला पशु है और खुरदरे सींग और भद्दे सींग तो इसको हमको नहीं खरीदना है, ठीक है। इसी के साथ ही हम बात करें पीठ की, तो पशु की पीठ भी एकदम समतल होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें पशु के थन की, तो थन भी इसके आगे से पीछे की तरफ फैले हुए होने चाहिए। छोटे छोटे थनों वाला भी हमको पशु नहीं खरीदना है। इसका जो पेट है वो भी ऐसा समतल और सीधा होना चाहिए, लटका हुआ नहीं होना चाहिए। और जो पशु है वो एकदम फुर्तीला होना चाहिए, फुर्तीले स्वभाव का होना चाहिए। ये सब चीजें हमको पशु खरीदते समय ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्री तेजाजी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर होता है? परबतसर, गोगामेड़ी, मेड़ता या तिलवाड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है परबतसर, और परबतसर पहले पड़ता था नागौर में, वर्तमान में पड़ता है डीडवाना कुचामन जिले में। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन तहसील के परबतसर में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक जाट समुदाय के लोग भाग लेते हैं। इसके अलावा ये जो मेला है वो लगता है श्रावण पूर्णिमा, मतलब श्रावण शुक्ल पूर्णिमा। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से इस मेले का आयोजन होता है। श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण कौन सा आता है? अमावस्या। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक ये मेला भरता है, मतलब 15 दिनों का ये मेला भरता है। ठीक है, कौन सा? श्री तेजाजी पशु मेला, और ये भरता है परबतसर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे कम पशु संपदा वाले जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है जयपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर। बी है बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर। सी है बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर और कोटा। और डी है धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और बारां। तो सबसे पहले हम बात करें सर्वाधिक पशु कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं सबसे पहले नंबर पर आता है बाड़मेर, दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर, तीसरे नंबर पर आता है जयपुर और चौथे नंबर पर आता है उदयपुर। ये 4 टॉप जिले हैं जो 2019 की पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशु रखते हैं। ठीक है, तो हमको इसमें देखना है सबसे कम पशु संपदा वाला, तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर आ रहा है इसमें, तो जयपुर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाड़मेर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और जोधपुर, तो बाड़मेर, उदयपुर और जोधपुर ये तीनों तो सर्वाधिक वाले, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद हम देखें बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर और कोटा, तो इसमें भी बाड़मेर और जोधपुर आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और बारां, ये वाला राइट हो जाएगा। धौलपुर पहले नंबर पर आता है सबसे कम पशु संपदा के मामले में, दूसरे नंबर पर आता है कोटा, तीसरे नंबर पर आता है सवाई माधोपुर और चौथे नंबर पर आता है बारां। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और सबसे ज्यादा पशु संपदा वाले में आ जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उचित आवास की व्यवस्था नहीं होने पर पशुओं में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कौन सी होती है? संक्रामक बीमारियों का प्रकोप, वृद्धि पर कुप्रभाव, उत्पादकता पर कुप्रभाव या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब हम पशुओं के आवास की व्यवस्था सही नहीं रखेंगे और पशुओं को कम जगह में एक साथ रख देंगे, तो इससे क्या होगा? एक तो उनके छुआछूत से संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो जाएगा। किसी पशु में संक्रामक बीमारी फैली हुई तो वो सभी पशुओं में फैल जाएगी। फर्स्ट बात तो ये हो जाएगी। वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ेगा, मतलब वो आराम से रह नहीं पाएगा, वो बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, तो उसके वृद्धि पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करें उत्पादकता पर कुप्रभाव, जब पशु बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है, उठने बैठने की उसकी व्यवस्था सही नहीं होगी, आवास की व्यवस्था सही नहीं होगी, छोटे से आवास में बहुत सारे पशु डाल दिए जाएंगे तो वो खाना भी सही से खा नहीं पाएगा और उसकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी। ठीक है, दुधारू पशु है तो दूध देने कम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गौशालाओं में कितने दिनों में भुजा हुआ चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, 1 माह में 1 बार या 6 माह में 1 बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। गौशालाओं में जो भुजा हुआ चूना है या कैल्शियम कार्बोनेट, इसको 1 सप्ताह में 1 बार छिड़काव करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? पशु जो दुधारू पशु है उनमें कौन सा रोग सर्वाधिक होता है जो सीधे ही उत्पादकता पर प्रभाव डालता है? वो रोग है थनैला। थनैला जो रोग है इसको कहते हैं मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस या थनैला रोग, पशु जब नीचे बैठता है तो उसके थन डायरेक्टली जमीन को टच करते हैं और जमीन में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो डायरेक्ट ही इनके थनों से कांटेक्ट कर लेते हैं और कांटेक्ट करने से वह इनके थनों पर अटैक कर लेते हैं, तो इससे रोग हो जाता है थनैला। और थनैला रोग होगा तो दूध की मात्रा कम हो जाएगी, पशु बीमार हो जाएगा। ठीक है, इससे उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको चूना डालना चाहिए जहाँ पर भी पशु बैठता है, जहाँ पर पशु के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर हमको चूने का बुरकाव करना चाहिए। चूने का बुरकाव करने से क्या होता है कि जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जब वो पशु बैठेगा तो जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे और
उनके थनों पर नहीं लगेगा और पशु पर किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक बीमारी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमको एक सप्ताह में एक बार गौशालाओं में बुझा हुआ चूना छिड़कना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1951 में भारत का दुग्ध उत्पादन था, कितना था? 21 मिलियन टन, 17 मिलियन टन, 9.5 मिलियन टन या 5 मिलियन टन? तो सबसे पहले हम बात करें 1951 की, तो 1951 में जो पशु गणना हुई थी वो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली पशु गणना थी। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली पशु गणना थी 1951 में, और 1919 में भारत की सबसे पहली पशु गणना थी। और अगर हम बात करें लेटेस्ट पशु गणना की तो वो हुई थी 2019 में, 100 साल बाद। मतलब वर्तमान में जो पशु गणना हुई वो पहली पशु गणना से 100 साल बाद हुई। मतलब जब से पशु गणना चालू हुई तब से एक शतक बीत चुका है। तो स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली पशु गणना थी 1951 में जो हुई थी, इसमें जो दूध उत्पादन था भारत का वो था 17 मिलियन टन। कितना था? 17 मिलियन टन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पनीर बनाते समय दूध में पाश्चुरीकरण में 61 से 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं। कितना समय रखते हैं? 25 मिनट तक, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक या 15 मिनट तक? तो सबसे पहले हम बात करें 61 से 62 डिग्री सेल्सियस, मतलब एवरेजली हम देखें तो जो पाश्चुरीकरण है दो प्रकार का होता है। एक होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, मतलब LTLT, और एक होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में जो इसका टेम्परेचर रखते हैं, हम रखते हैं 63 डिग्री सेल्सियस और इसको रखते हैं 30 मिनट के लिए। ठीक है, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में हम रखते हैं 72 डिग्री सेल्सियस और इसको रखते हैं 15 सेकेंड के लिए। तो एवरेजली हम देखें तो 61 डिग्री से 62 डिग्री जो है वो है लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर में लॉन्ग टाइम रखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम में हम रखते हैं कितना? 30 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 30 मिनट तक हम पनीर बनाते समय दूध के पाश्चुरीकरण के लिए सेल्सियस में तापमान रखते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 1.038, 1.032, 1.028 या 1.008? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1.038 होता है, वो होता है सेपरेटा दूध का। किसका होता है? सेपरेटा दूध का। अगर हम बात करें 1.032, तो 1.032 होता है भैंस का। किसका होता है? भैंस का। और अगर हम बात करें 1.028 तो ये होता है गाय का। गाय का होता है कितना? 1.028 से 1.030 होता है। और अगर हम बात करें बकरी का तो बकरी का कितना होता है? 1.025 होता है। और अगर हम बात करें भेड़ का तो भेड़ का कितना होता है? भेड़ का होता है 1.035। किसका होता है? भेड़ का होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। RCDF की स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई? तो RCDF का मतलब क्या है? R का मतलब हो गया राजस्थान, C का मतलब हो गया कोऑपरेटिव, D का मतलब हो गया डेयरी और F का मतलब हो गया फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1970, 1977, 1931 या 1967? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना राजस्थान में हुई थी 1977 में। और इसकी स्थापना क्यों की गई? डेयरी से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं इनको चलाने के लिए RCDF की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में स्थित RCDF का जो मेन मुख्यालय वो है जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और डेयरी से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम है उनको चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई। और 1965 के अधिनियम, कौन सा अधिनियम? सहकारी समिति का अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? RCDF की। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौशाला में चारे हेतु सहायता, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, गौशाला की वित्तीय मदद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना का प्रमुख उद्देश्य है गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है या अधिकतम 40 लाख रुपए एक गौशाला को अनुदान दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत? तो गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना के तहत। ठीक है, और ये जो योजना है इसको कब चलाया गया? तो इस योजना को चलाया गया 1 अप्रैल
2018 में। कौन सी योजना? गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य था गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोवंश को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 20 लीटर, 10 लीटर, 40 लीटर या 30 लीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गोवंश का कोई भी पशु होता है, इसको प्रतिदिन 30 लीटर पानी की आवश्यकता होती है अगर वो वयस्क हो। और अगर हम बात करें बछड़े की, बछड़े को प्रतिदिन 4 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 4 से 6 लीटर एक और पशु को आवश्यकता होती है पानी की। वो कौन सा पशु है? वो है भेड़ और बकरी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी की प्रति मिनट श्वास दर कितनी होती है? 12 से 16, 18 से 20, 15 से 30 या 20 से 30? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुर्गी की प्रति मिनट श्वसन दर होती है 15 से 30। ठीक है, अगर हम बात करें 12 से 16, तो 12 से 16 होती है गाय की, 18 से 20 या 18 से 30 कह सकते हैं हम इसको, 18 से 30 होती है बकरी की, 15 से 30 होती है मुर्गी की। ठीक है, और 20 से 30 होती है सूअर की। क्या होती है? प्रति मिनट श्वसन दर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से ऊन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है? कौन सी नस्ल है? मालाबारी, सिरोही, चांगथांगी या मारवाड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चांगथांगी जो नस्ल है वो है बकरी की। और किस लिए पाली जाती है? तो ऊन के लिए। बकरी में वैसे ऊन नहीं होता है, इससे उत्पन्न होते हैं बाल। इस बकरी से हमको बाल मिलते हैं। और जो चांगथांगी नस्ल के बाल होते हैं वो गर्म होते हैं, जिस कारण से इससे शॉल बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? शॉल बनाए जाते हैं। और अगर हम बात करें चांगथांगी नस्ल, तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में। भारत के सबसे ऊपरी भाग में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? तो चांगथांगी नस्ल। ठीक है, और भारत की पश्मीना के नाम से भी जानी जाती है। किस नस्ल को जाना जाता है? चांगथांगी नस्ल को भारत की पश्मीना के नाम से जाना जाता है, जो भारत के सबसे ऊपरी भागों में पाई जाने वाली नस्ल है। भारत के जो सर्वोच्च ऊंचे भाग हैं वो कौन कौन से हैं? तो लेह, लद्दाख और हिमालय, इन जगह पर ये नस्ल पाई जाती है। कौन सी? चांगथांगी नस्ल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस बकरी के नर व मादा दोनों में दाढ़ी उपस्थित रहती है? कौन सी बकरी है? अंगोरा, सानेन, जखराना या टोगनबर्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सानेन बकरी है, इसके अंदर दाढ़ी उपस्थित रहती है, नर और मादा दोनों में। और जो सानेन बकरी है इसकी उत्पत्ति कहां से है? तो सानेन का स से हो गया स्विट्जरलैंड। सानेन की तो उत्पत्ति होगी स्विट्जरलैंड। अंगोरा बकरी की उत्पत्ति कहां से? तो अंगोरा बकरी की उत्पत्ति है तुर्की से। जखराना बकरी कहां पर पाई जाती है? तो राजस्थान से इसकी उत्पत्ति है, भारत में। राजस्थान में भी कहां पर? तो बहरोड, नया जिला बन गया कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो है जखराना बकरी की। टोगनबर्ग जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की नस्ल है, और ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। तो सानेन और टोगनबर्ग ये दोनों पाई जाती है स्विट्जरलैंड में, और जखराना पाई जाती है भारत में, और अंगोरा पाई जाती है तुर्की में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो किस बकरी में नर व मादा दोनों में दाढ़ी उपस्थित रहती है? तो वो है सानेन बकरी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस जिले में थारपारकर नस्ल नहीं पाई जाती है? तो कौन सा जिला है? जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर या जैसलमेर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के अजमेर में थारपारकर नस्ल नहीं के बराबर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर यहाँ पर थारपारकर नस्ल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये एरिया है डेजर्ट, और थारपारकर मतलब थार को पार करके आने वाली, मतलब थार पार का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पाकिस्तान का सिंध जिला। पाकिस्तान के सिंध जिले से जो हमारे राजस्थान के जिले स्पर्श करते हैं वो कौन कौन से करते हैं? जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सबसे समीपस्थ जिले हैं। कहाँ से? पाकिस्तान से। उसके बाद हम बात करें जोधपुर, ठीक है, ये भी पास पड़ता है। लेकिन जो अजमेर है वो राजस्थान के मध्य में पाया जाने वाला जिला है। तो इन चारों ऑप्शनों में अजमेर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो थारपारकर नस्ल है वो पाई जाती है राजस्थान में, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इसके अलावा ये पाई जाती है बीकानेर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित भेड़ों की नस्लों एवं उनके मूल स्थानों को सुमेलित कीजिए।
तो भेड़ की कौन सी नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें रेम्बुलेट की, तो रेम्बुलेट का जो उत्पत्ति स्थान है वो है फ्रांस, ठीक है। अगर हम बात करें मेरिनो, तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान है स्पेन, ठीक है। कराकुल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मध्य एशिया, और डारसेट कौन सा बचा, यूनाइटेड किंगडम, इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो फर्स्ट का हो गया बी, दूसरे का हो गया ए, तीसरे का हो गया डी, और चौथे का हो गया सी। BADC ये कौन से ऑप्शन में है ये देख लेते हैं हम। BADC कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, BADC ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रचलित नस्ल है, कौन सी नस्ल है, राठी और नागौरी, गिर और राठी, मेवाती मालवी या मालवी थारपारकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिर और राठी ये दोनों दुधारू नस्ल है। इसके बाद हम बात करें राठी और नागौरी, तो नागौरी इसमें आ गई भारवाहक नस्ल में, ठीक है। मेवाती और मालवी ये दोनों द्विपरियोजनी नस्ल है, और उसके बाद हम बात करें मालवी और थारपारकर, ये भी दोनों द्विपरियोजनी नस्ल है। तो इसमें आंसर हो जाएगा गिर और राठी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नस्ल के बैल कृषि कार्यों में शक्तिशाली होते हैं, तो कौन सी नस्ल है, जर्सी, राठी, गिर या मेवाती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेवाती नस्ल के जो बैल होते हैं वो कृषि कार्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। जो मेवाती गाय है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ से है, तो हरियाणा व राजस्थान का मेवात क्षेत्र, यहाँ पर इसकी उत्पत्ति है, और यहाँ पर ये मेवाती नस्ल पाई जाती है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, दूसरा हो गया कोटपुतली, बहरोड, तीसरा हो गया खेरथल, तिजारा, और चौथा हो गया भरतपुर, और पांचवा हो गया डीग। इन जिलों में मेवाती नस्ल पाई जाती है, और मेवाती नस्ल के जो बैल है वो कृषि कार्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कस्बों व शहरों में बांधकर पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है, बारबरी, सिरोही, बिट्टल या जखराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कस्बों व शहरों में बांधकर पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो बारबरी नस्ल है। क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसको कम जगह की आवश्यकता होती है, छोटी बकरी होती है, लेकिन इसमें शरीर गठीला होता है, इसलिए मांस का उत्पादन अच्छा होता है, और दूध का उत्पादन ज्यादा कर लेती है। दुधारू नस्ल भी है, और मांस के उत्पादन के लिए भी नस्ल पाली जाती है। क्यों पाली जाती है, मांस का उत्पादन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये एक बार में 2 बच्चे पैदा कर लेती है, और गठीला शरीर होता है, और इसको रहने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, जिस कारण से क्या अपने शरीर की अपेक्षा ये ज्यादा दूध दे देती है। तो इसको दूध के लिए भी शहरों में पाला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेड़ों में मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्विंग, कवरिंग, कपलिंग या टपिंग। तो भेड़ों में जो मैथुन की क्रिया है वो कहलाती है टपिंग, टपिंग कहलाती है भेड़ों में। कपलिंग किस में कहलाती है, तो सूअर में। अगर हम बात करें कवरिंग की, तो कवरिंग कहलाती है घोड़े में, और सर्विंग किस में कहलाती है, तो सर्विंग कहलाती है गाय, भैंस और बकरी और मुर्गी में। कौन सी क्रिया, मैथुन की क्रिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 55.45%, 60%, 82.25%, 72.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 82.25% भैंस के दूध में पानी की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुर्गी की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य वाली है, तो कौन सी है इसमें से, कड़कनाथ, प्लाईमाउथ रॉक, असील या ब्रह्मा। तो इसमें से जो द्विपरियोजनी या दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है वो है प्लाईमाउथ रॉक। इसको मांस के लिए और अंडे के लिए दोनों के लिए पाली जाती है, ठीक है। और प्लाईमाउथ रॉक है वो है अमेरिकन नस्ल। अगर हम बात करें कड़कनाथ की, तो ये है भारतीय नस्ल। असील जो नस्ल है वो भी है भारतीय नस्ल, और ब्रह्मा नस्ल है वो है एशियाटिक। अगर हम बात करें कड़कनाथ, तो इसको मांस के लिए पाला जाता है। प्लाईमाउथ रॉक को द्विपरियोजनी मांस और अंडे दोनों के लिए पाली जाती है। असील है वो मनोरंजन के लिए लड़ाकू नस्ल है, ठीक है। और जो ब्रह्मा नस्ल है वो कहाँ की है, तो एशियाटिक नस्ल है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 से 20 सप्ताह के मुर्गी पक्षियों को दिया जाने वाला आहार कहलाता है वृद्धि आहार, प्रजनन आहार, प्रारंभिक आहार या ब्रूडर आहार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 8 से 20 सप्ताह की मुर्गी पक्षियों को जो आहार दिया जाता है उसको कहा जाता है वृद्धि आहार, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रोवर मैनेजमेंट अवस्था कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है। ग्रोवर मैनेजमेंट मतलब मुर्गियों की बात हो रही है इसमें। 1 दिन से 2 सप्ताह की आयु, 8 सप्ताह से उत्पादन अवस्था तक की आयु, 3 सप्ताह तक की आयु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जब मुर्गी की 8 सप्ताह से लगाकर
उसके उत्पादन देने तक की आयु हो जाती है, उसको कहा जाता है ग्रोवर मैनेजमेंट अवस्था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थे पशुपालन टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।